गुड इवनिंग एवरीवन। हाउ द जोश। चलो ऑडियो का वीडियो, वीडियो का ऑडियो, सब बराबर क्या? चलो दोस्त, हम एग्जामिशन चैप्टर पे थे और एग्जामिशन चैप्टर में हमने एक शानदार सा सीखा था कल। एग्जामिशन वो था हमारा इनक्यूबेटर और इनक्यूबेटी। सर इनक्यूबेटर और इनक्यूबेटी क्या था? ये कोई गाली वाली नहीं है ना? मालूम पड़े तुम शुरू हो गए क्यों रे इनक्यूबेटर, क्यों रे इनक्यूबेटी। ठीक है, इनक्यूबेटर और इनक्यूबेटी क्या होता है? सर इनक्यूबेटर का मतलब होता है ये जो स्पेसिफिक पार्क होते हैं, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप पार्क। फिर सर हमने देखा था एक आईटीआई खड़गपुर। सर फिर हमने देखा था एमआईटी नोएडा। सर ये सारे थे हमारे इनक्यूबेटर। अच्छा, इनके अंदर बहुत सारे स्टार्टअप्स जो रहते हैं उसे कहा जाता है क्या? इनक्यूबेटी। तो सर इनके कहा जाता है इनक्यूबेटी। अब सर कौन सर्विसेज दे रहा है? सर्विसेज बाय स्टार्टअप फ्रॉम इनक्यूबेटर, मतलब इनक्यूबेटी सर्विसेज दे रहा है। सर काय काय के सर्विसेज? स्पेस दे रहे हैं, कैपिटल दे रहे हैं, कोचिंग दे रहे हैं, नेटवर्किंग दे रहे हैं। देखो नेटवर्किंग की तो सबसे ज्यादा जरूरत रहती है। इतने बच्चों का लिंक्डइन पे अकाउंट है। लिंक्डइन लिंक्डइन लिंक्डइन, क्या करते हो यार तुम लोग? तुम लोगों ने लिंक्डइन पे अकाउंट नहीं खोला? आज पहली फुर्सत में घर जाके लिंक्डइन पे अकाउंट खोलो। इंस्टाग्राम छोड़ो, स्नैपचैट छोड़ो, लिंक्डइन खोलो। ठीक है, लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको मालूम पड़ेगा कि चार्टेड अकाउंटेंट्स कौन होते हैं, जॉब लाइफ क्या होती है। किसी को कुछ अच्छा नॉलेजेबल लिखना हो तो वो प्लेटफॉर्म रहता है आपका क्या? लिंक्डइन। तो यार स्टार्टअप्स में भी सबसे बड़ी दिक्कत होती है नेटवर्किंग की। नेटवर्किंग बनाएंगे ही नहीं तो दिक्कत रहेगी। तो सर ये सारी सर्विसेज आपको मिलेगी इनक्यूबेटर और इनक्यूबेटी से। हमने देखा था कि इनक्यूबेटी का जो एग्जामिशन है वो कितने साल तक है? 3 साल। अच्छा, उसमें क्या था कि सर अगर आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर है कितना? 50 लाख, तो आपको करंट फाइनेंशियल ईयर में एग्जामिशन मिलेगी। अच्छा, करंट फाइनेंशियल ईयर में एग्जामिशन कितने तक मिलेगी? तो 50 लाख तक एग्जामिशन मिलेगी। अच्छा, ये एग्जामिशन कितने टाइम के लिए? 3 साल के लिए। उसके बाद सर इनक्यूबेटर जो भी सर्विसेज थे दैट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज एग्जाम। इसके बाद है हमारा लीगल सर्विस। तो लीगल सर्विसेज में वो एक शायरी मैंने सप्लाई चैप्टर में भी सुनाई थी, वापस से सुन लो। तो लीगल सर्विसेज में आपने वो सुना है क्या कि खुदा महफूज रखे हमको इन 3 बलाओं से? कि खुदा महफूज रखे हमको इन 3 बलाओं से, हकीमों से, वकीलों से और हसीनों की निगाहों से। ठीक है, तो खैर अब आ जाओ। तो वैसे जीएसटी में भी ना सरकार को बहुत डर लगता है। किससे डर लगता है सरकार को? लॉयर लोगों से। सरकार बोलती भाई वकील से हम जीएसटी नहीं लेंगे, क्योंकि वकील से जीएसटी लिया ये तो क्या कर देंगे? केस कर देंगे। देखो अरविंद केजरीवाल को पकड़ सकते हैं क्योंकि उसको लॉ का इतना नॉलेज नहीं है, पर वकील को पकड़ना, राम जेठमलानी को पकड़ने में सरकार डर जाती है। कपिल सिब्बल को पकड़ने में सरकार डर जाती है। सरकार बोलती कपिल सिब्बल को जेल में डाला तो ये भाजपा की 12 बजा देगा। फिर ये बताएंगे कि लॉ का इंटरप्रिटेशन कैसा होता है। फिर राम जेठमलानी बताएगा लॉ का इंटरप्रिटेशन कैसा होता है। सर लीगल सर्विसेज सरकार ने एग्जम्प्ट तो करी, पर अगर लीगल सर्विसेज एग्जम्प्ट नहीं है इसका मतलब है टैक्सेबल है। पर टैक्सेबल में वकील साहब टैक्स नहीं देंगे। कौन टैक्स देगा? सामने वाला टैक्स देगा। कौन से मैकेनिज्म में? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। अब सर एक बात बताओ, कौन सपोज करो गौतम है, गौतम भाई की शादी हो गई और गौतम भाई की पत्नी गौतम को मारती है। सर ये तो पहली बार ऐसा उल्टा सुन रहे, होता है उल्टा भी होता है। तो गौतम भाई की पत्नी गौतम को मारती है। अब गौतम बहुत रोया और गौतम पता है कहाँ गया? गौतम ठीक गया वकील साहब के पास। ठीक है, तो हमारी कोचिंग पे एक वकील साहब है, ओझा सर। ठीक है, सीएस को पढ़ाते हैं और इकोनॉमिक्स भी पढ़ाते हैं। तो गौतम हाई कोर्ट की बहुत बड़ी वकील है। तो गौतम कहाँ गया? ओझा सर के पास। मैंने बोला जाओ गौतम। तो ओझा सर को बोला इसने कि सर मेरी पत्नी मेरे को रात को मारती है। तो फिर ओझा सर ने बोला कोई नहीं गौतम, एक काम करो, केस फाइल कर देते हैं। क्या फाइल कर देते हैं? केस। अब देखो ओझा सर तो जीएसटी नंबर लेंगे नहीं, और गौतम का तो कौन सा प्रॉब्लम है? पर्सनल प्रॉब्लम है ना, ये कोई बिजनेस प्रॉब्लम थोड़ी है। कौन सा प्रॉब्लम है? पर्सनल। तो सरकार बोल रही है ना ओझा सर से जीएसटी ले पा रहे हैं,
ना गौतम से ले पा रहे हैं, इसको क्या कर दो, एग्जिट। तो लीगल सर्विसेज में सरकार ने क्या बोला, लीगल सर्विसेज में सरकार ने सिंपल सी बात कही कि भाई अगर किसी नॉन बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज दे रहे हैं, एग्जाम करो। वो बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज दे रहे हैं जिसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10, 20 या 40 तक है, इसका मतलब है वो रजिस्टर्ड नहीं है, उसको भी क्या कर दो, एग्जाम। और अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सर्विसेज दी जा रही है उस केस में भी क्या कर दो आप, एग्जाम। अब सुनना ध्यान से, इधर सुनना। दो एडवोकेट होते हैं राजा, एक होता है जूनियर एडवोकेट, एक होता है सीनियर एडवोकेट। जैसे हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंसी में भी होता है ना ACA FCA, तो वैसे एडवोकेट के दुनिया में क्या होता है, जूनियर एडवोकेट और सीनियर एडवोकेट। कुछ टाइम प्रैक्टिस करने के बाद आपको एक डेजिग्नेशन मिलता है काय का, सीनियर एडवोकेट का। जैसे ही सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन मिलता है ना, तो आप कुछ कुछ काम नहीं कर सकते। जैसे आप अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, सीनियर एडवोकेट सारे बड़े बड़े काम करता है। तो यहाँ पे एडवोकेट में दोनों आ गया, जूनियर एडवोकेट भी आ गया, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट भी आ गया और सीनियर एडवोकेट भी आ गया। ठीक है, तो सर एडवोकेट में क्या जूनियर भी आएगा, हाँ। क्या एडवोकेट में सीनियर भी आएगा, हाँ। सर लीगल सर्विसेज का मतलब या तो आप एडवाइस दे रहे हो, कंसल्टेंसी दे रहे हो, या आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। यार एक बात बताना, मेरे से किसी ने ये डाउट पूछा था, सीए और एडवोकेट में फर्क क्या है, मतलब सीए भी तो केस लड़ते हैं, तो फिर एडवोकेट की जरूरत क्या। नहीं मैं वो नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूं कि फॉर सपोज करो कोई इनकम टैक्स का केस है, क्या सीए अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकता है, कर सकता है, तो फिर एडवोकेट की क्या जरूरत। फिर लोग एलएलबी की डिग्री क्यों करते, बेटा ये सीए सिर्फ आपका आईटी 80, फिर जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, बस वहां तक ही रिप्रेजेंट कर सकता। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सीए का कोई एंट्री नहीं है। इसलिए बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या करते हैं, एलएलबी भी कर लेते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। तो जो सीए इन प्रैक्टिस है, अगर क्लाइंट को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो लोग एक और डिग्री ले लेते हैं, काहे की, एलएलबी की। ठीक है, तो सर एक बात समझना कि लीगल सर्विसेज बाय एडवोकेट इज आल्सो एग्जेम्प्ट। और अगर आप आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल से सर्विसेज ले रहे हो, सर हमने तो शेड्यूल नंबर 3 में पढ़ा था कि सर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उनकी सर्विसेज पे तो सप्लाई ही नहीं है। बेटा वहां पे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कवर नहीं होता। सर ये आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या होता है, तो फॉर एग्जाम्पल दो कंसेप्ट होते हैं, दोनों बताता हूं। एक होता है आर्बिट्रेशन, एक होता है मीडिएशन। सर ये आर्बिट्रेशन क्या होता है, गौतम और मेरे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। इस कॉन्ट्रैक्ट में हमने बोला देखो गौतम, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी विवाद हो सकता है, पर हम कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हम क्या करेंगे ना, हम आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेंगे, और हमने सपोज करो आकाश को एज अ आर्बिट्रेटर अपॉइंट करा। अब जो भी हम दोनों के बीच में झगड़ा होगा उसका डिसीजन कौन सुनाएगा, आकाश। आकाश को बोल दिया क्या, आर्बिट्रेटर। और इसी का एक ट्रिब्यूनल है जिसको हम कहते हैं क्या, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। आई बात समझ में। एक और कंसेप्ट होता है राजा मीडिएशन का। मीडिएशन में क्या होता है ना, हमने आकाश को बोला आकाश भाई आप हमारे मीडिएटर हो। अब मीडिएटर में आकाश डिसीजन नहीं सुनाएगा, आकाश बस हम दोनों की मदद करेगा। पहले मुझे बुलाएगा खोपचे में, बोले सर इधर आओ मैं आपसे बात करना चाहता हूं, फिर उसको बुलाएगा बात करना चाहता हूं। अच्छा डिसीजन कौन लेगा, हम दोनों ही मिलके डिसीजन लेंगे। तो ये आर्बिट्रेशन और मीडिएशन। अच्छा मजे की बात यह है, ये तो मैं 2-3 साल से पढ़ा ही रहा था, मेरे दिमाग में कभी यह आइडिया नहीं आया कि आर्बिट्रेशन का बिजनेस भी बन सकता है। शार्क टैंक में एक बिजनेस बना, बोले 12 करोड़ टर्नओवर है, मैंने वॉइस बढ़ाई, बोले आर्बिट्रेटर है। मैंने बोला भाई ये क्या है, बोले कुछ भी नहीं है। बोले हम वकील थे, हमको ये रियलाइज हुआ कितनी सारी फाइलें पेंडिंग रहती हैं, तो हमने क्या एक ऐप बनाई। क्या बनाई हमने, एक ऐप। उस ऐप में हमने बहुत सारे आर्बिट्रेटर को जोड़ दिया,
जो भी दो जनों का झगड़ा होगा वो दोनों इस पे लिस्ट कर देंगे और हमारा कुछ फीस रहेगा और उसके बाद हम सर्विस देंगे, खत्म। 12 करोड़ का बिजनेस बना दिया सिर्फ कैसा, आर्बिट्रेटर के थ्रू। आई बात समझ में? तो क्या वहां पे जो हमने ट्रिब्यूनल पढ़ा था ना, वहां पे कोर्ट था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट था, वहां पे क्या नहीं था? ठीक है। इनफैक्ट अगर एक जूनियर एडवोकेट दूसरे जूनियर या सीनियर एडवोकेट को सर्विसेज दे रहा है तो वो भी जीएसटी के दायरे में नहीं आती। तो एक एडवोकेट दूसरे एडवोकेट को सर्विसेज दे, क्या उस पर जीएसटी की बात होती है? नहीं सर, उसके ऊपर भी जीएसटी की बात नहीं होती। ठीक है, तो सर ये पूरा है क्या? बिल्कुल ध्यान से देखना, एडवोकेट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, पूछ लेता है वो कभी कभार। तो लीगल सर्विसेज, यहाँ पे दो पार्टीज, कौन कौन सी पार्टी है राजा? एक है हमारा एडवोकेट। अच्छा, एडवोकेट में दोनों आ गए, जूनियर भी, और एक और है हमारा कौन? अच्छा सर, ये एडवोकेट और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल मिल बांट के सर्विसेज दे रहे हैं किसको? या तो नॉन बिजनेस एंटिटी, नॉन बिजनेस एंटिटी मतलब आप लोग पर्सनल यूज के लिए दे रहे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है। जैसे मैंने गौतम का केस बताया ना, तो वैसे बहुत सारे पर्सनल मैटर भी होते हैं, जरूरी थोड़ी है कि बिजनेस के मैटर ही हो। तो नॉन बिजनेस एंटिटी, ठीक है। और वो बिजनेस एंटिटी जिसका टर्नओवर, अच्छा याद रखना, कभी कभार इंस्टीट्यूट ने इस पे भी घुमाया है, किसमें? ये वाले पॉइंट में, जिसका टर्नओवर करंट फाइनेंशियल ईयर में नहीं, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, मैं करंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं किसकी? प्रीसीडिंग। अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर कितना है सर? 10, 20 या 40? फटाफट से बच्चों, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले बताओ, 10 लाख कहाँ पे? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। 20 एपी, यूके, मेघालय, तेलंगाना, सिक्किम, पुडुचेरी। और 40 इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, इन दोनों केसेस में कोई जीएसटी वीएसटी की बात नहीं होगी। ठीक है, एक और चीज सर, एक बात बताओ, अगर हमारा एडवोकेट और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सर्विसेज दे रहा है अदर देन अबव, अदर देन अबव का मतलब है वो बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज दिया जा रहा है जिसका टर्नओवर अभी या प्रीसीडिंग में, प्रीसीडिंग, जिसका टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल इज ग्रेटर देन 10, 20 और 40। अब देख अभिषेक, सही आ रही है क्या बेटा? तो अगर टर्नओवर 10, 20 और 40 है, से ज्यादा है, तो इस केस में क्या टैक्स लगेगा? हाँ राजा, इस केस में टैक्स लगेगा, पर इनसे मत ले लेना। आरसीएम में कौन पे करेगा? ये आरसीएम का चैप्टर आएगा, वो चैप्टर रिवीजन के तौर पे करेंगे। आरसीएम की 80 चीज, 100 में से 80 चीजें तो ऑलरेडी मैंने 80% आपको आरसीएम ऑलरेडी बता दिया है। तो जब आरसीएम आएगा तो वापस से समझना कि एग्जाम्शन का भी क्या होगा? रिवीजन होगा। तो जैसे ही आरसीएम पढ़ेंगे तो आप बोलना हाँ सर, हमने वहां पे ऐसा रखा था और वहां पे ऐसा देखा था। ठीक है, और यहाँ पे यार आरसीएम क्यों? आरसीएम इसलिए बेटा क्योंकि वो तो देंगे नहीं ना, एडवोकेट है, तो सरकार को उनसे तो डर लग रहा है, तो किसको पकड़ लिया? उस बिजनेस एंटिटी को पकड़ लिया। वाह, कैसे कैसे वर्ड वगैरह तुम्हारे, कोपचे ना फोपचे, वाह। अच्छा सर, अगर एक एडवोकेट दूसरे एडवोकेट को सर्विसेज दे रहा है, तो एक और हमने ये देख लिया ना, एक जूनियर एडवोकेट है, ये सर्विसेज दे रहा है किसको? दूसरे जूनियर को, तो भी एग्जाम। और एक जूनियर एडवोकेट सर्विसेज दे रहा है किसको? तो भी क्या? और एक और बात है, अब बात निकली है तो बता ही देता हूं,
ये जो मैं बता रहा हूँ इसको सिर्फ ऐसा ध्यान में रखना, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मेरे को कभी कभार खुद डर लगता है कि तुम बच्चों को इतनी ज्यादा बताऊं या नहीं बताऊं, ठीक है, पर ठीक है, मेरे को लग रहा है चलो बता देते क्या दिक्कत है, ठीक है। लॉ में इतना सही लिखा है जूनियर और जूनियर टू सीनियर। लॉ मेकर ये लिखना तो भूल ही गया, सीनियर टू जूनियर। अगर एक सीनियर जूनियर को सर्विसेज दे रहा है, सर सीनियर एडवोकेट अगर जूनियर को सर्विसेज दे रहा है तो कोई एग्जम्प्ट नहीं है, यहाँ पे टैक्स लगेगा। ये टेंशन मत लेना कि एग्जाम में आएगा, कभी जिंदगी में एग्जाम में नहीं पूछेगा। ICAI के पास इतना होता दिमाग तो फिर तो इतना टफ वो कभी पूछने वाले नहीं है। बस प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन से बता रहा हूँ कि लॉ को कैसे क्या इंटरप्रीट करा जाता है। सुनो ध्यान से, एक अपन केस ले लेते हैं। आपका क्या नाम है? संदेश। ओ वाओ, संदेश ये आते थे। संदेश भाई का एक बहुत बड़ा केस फंस गया। संदेश भाई तुम क्या बेचते थे? तो संदेश भाई क्या बेचते थे? संदेश भाई सपोज करो टॉफी बेचते थे, ठीक है, खट्टी टॉफी बेचते थे संदेश भाई, ठीक है, प्रेरक छोड़ो। संदेश भाई क्या बेचते थे? खट्टी टॉफी बेचते थे संदेश भाई। अब संदेश भाई का क्या हुआ ना, ये जैसे जैसे टॉफी बेच रहे थे अच्छी खासी टॉफी चल रही थी। एक दिन इनके टॉफी में निकला कीड़ा, ठीक है, छिपकली। कस्टमर ने खाई। कस्टमर ने बोला सर ये क्या है? इसने बोला कुछ नहीं है, टेस्ट है, छिपकली फ्लेवर का टेस्ट है। बोले नहीं 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 नहीं, ज्यादा तेज मत चलो, केस करेंगे हम, आपकी कंपनी बंद करेंगे। संदेश भाई को बहुत डर लगा। संदेश भाई ने फोन लगाया उसके एडवोकेट को। बोले यार ये तो क्या कर रहा है ना, बोल रहे केस लगाएंगे। एडवोकेट ने बोला आप कुछ नहीं कर सकते, लगाने दो उसको केस। एडवोकेट ने बोला कि भाई पैसे लगेंगे अब आपके। तो उसने पूछा कितने लगेंगे? बोले सर देखो 50,000 रुपये फीस लगेगी। ठीक है भाई, ये जो 50,000 रुपये फीस है क्या GST लगेगा? हाँ सर, संदेश भाई तो बिजनेस एंटिटी है और इनका बहुत बड़ा कारोबार है, प्रेसिडेंट फाइनेंशियल, करोड़ों की बात करते हैं, लाखों वाखों की बात नहीं करते। अच्छा ये जो 50,000 है, अज्यूमिंग कि इसका टर्नओवर PF5 में ज्यादा है किससे? लिमिट से। यार एक बात बताओ, इस 50,000 पे टैक्स कौन देगा? संदेश। कौन से मैकेनिज्म में? जूनियर एडवोकेट जैसे ही समझ रहा था केस को, जूनियर एडवोकेट ने बोला यार ये तो अजीब ही कीड़ा है, ये छिपकली नहीं है तो कुछ और है। इसने पूछा संदेश भाई से क्या यार क्या मिला के बेच दो? अरे संदेश ने बोला हमको खुद को नहीं मालूम है, कस्टमर बोले मिला के बेच रहे हो। जूनियर ने बोला बहुत पेचीदा मामला है, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है। बोले मेरे 25 साल के जो भी लॉ पढ़ा था समझ में ही नहीं आ रहा है, पूरे लॉ में मैंने कीड़ों पे हिस्ट्री कर दी, समझ नहीं आ रहा है। तो हमने बोला जूनियर एडवोकेट एक काम करो, आपको समझ नहीं आ रहा है तो आपके बड़े से पूछो, कहाँ चले जाओ। भाई अब ये पैसे तो लेगा ना सर, सीनियर एडवोकेट है, जूनियर को नहीं समझ में आ रहा तो सीनियर। अच्छा सर संदेश डायरेक्टली सीनियर के पास नहीं जा सकता क्या? भाई ये सीनियर है ना, ये छोटे मोटे रिप्रेजेंटेशन के काम नहीं करते। सीनियर एडवोकेट क्या नहीं करते हैं? ये छोटे मोटे रिप्रेजेंटेशन के काम नहीं, बस जो बड़े बड़े काम रहते हैं ना वही कौन करता है? आपका सीनियर एडवोकेट। ऐसा डेजिग्नेटेड लिखा हुआ है कोर्ट में कि यही काम कौन करेगा? सीनियर एडवोकेट। और इनकी फीस भी बहुत ज्यादा होती है। अब मुझे एक बात बताओ, सीनियर एडवोकेट सर्विसेज दे रहा है किसको? जूनियर एडवोकेट को। सर सीनियर एडवोकेट जूनियर एडवोकेट को सर्विसेज दे रहा है, क्या टैक्स लगेगा? हाँ टैक्स लगेगा। और कौन टैक्स पे करेगा? ये सीनियर एडवोकेट टैक्स पे करेगा। कहां पे टैक्स पे करेगा? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करेगा। आई बात समझ में? तो ये थोड़ा सा ऐसा समझो, हैशटैग साहिल सर का एक्स्ट्रा ज्ञान, ठीक है। ये बस चीजें ऐसी है कि आप भले किसी दूसरे से भी पूछ लेना, तो अगर बहुत डीप में GST पढ़ा होगा तो ही ये सब क्लिक होता है, ठीक है। बोलो बात क्लियर है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, पर फिर भी आपको पता रहना चाहिए कि कैसे क्या रियल लाइफ में चीजें चलती है। बना लो भाई, इसको बना लो। क्या क्या बोलता है भाई? जूनियर एडवोकेट अपनी बायो वाली मैडम को कॉल करके पूछ सकते हैं कीड़ों के बारे में। खतरनाक। अरे वाह,
मेरे को लोन मिल गया 25,785 रुपए का, बताओ। ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं, योर लोन इज क्रेडिटेड, कुछ भी मतलब, है ना। ये ऑनलाइन के छलावे में मत पड़ना यार, आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स के पैसे गायब हो रहे हैं, जैसे ही वो क्लिक करते हैं तो पैसे निकल जाते हैं उनके। ठीक है, बढ़ूं आगे, बोलो बात क्लियर है क्या? चलो एक और चीज बताओ, देखें आपका दिमाग कितना चल रहा है। ठीक है, साहिल सर एडवोकेट है और इन्होंने सर्विसेज दी पेस एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड को, है ना। बच्चों ने केस कर दिया कि 14,000 रुपये ले तो रहे हो, पर हॉस्टल की जो फैसिलिटी है वो इतनी मिल नहीं पा रही है। बच्चों ने केस कर दिया पेस एजुकेयर। अब मजे की बात यह है कि पेस एजुकेयर अभी अभी रजिस्टर्ड हुआ है। अभी अभी मतलब कौन सा साल चल रहा है? 12 अप्रैल। आप तो ऐसा समझो कि नई नई कोचिंग आई है, 12 अप्रैल 2024 को ही पेस एजुकेयर रजिस्टर हुआ है। भाई साहिल एडवोकेट ने बोला कि भाई सर 1 लाख रुपए फीस लगेगी, मुझे उससे मतलब नहीं है। क्या इसका जीएसटी आरसीएम में देना पड़ेगा? बहुत बढ़िया, इसका जीएसटी आरसीएम में देना पड़ेगा कि एग्जेम्प्ट है? सर ये एग्जेम्प्ट है, क्योंकि राजा पेस एजुकेयर का टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में तो 0 था। ये तो आया ही कब है? करंट फाइनेंशियल ईयर में। तो प्रीसीडिंग में तो कितना था? 0। भले फिर पेस एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड करंट में वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन भी क्यों नहीं लेके खड़ा है, भले पेस का कौन सा नंबर है? जीएसटी नंबर है, क्या फिर भी जीएसटी लगेगा क्या? तो फिर भी जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि तुम वापस से छलावे में आ गए किसके? करंट फाइनेंशियल ईयर के। करंट नहीं देखना है, क्या देखना है? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, इसमें कोई अभी डाउट हो तो पूछ लो, फिर बाद में सजा के टाइम चीटिंग मत करना, है ना। अभी पूछ लो बेटा, फिर बाद में सजा के टाइम चीटिंग मत करना, मैं सजा के टाइम फिर लाऊंगा बढ़िया सा क्वेश्चन। आज तो आकाश तुमको भी सजा देने का मन कर रहा है, मेरे को क्या पता। सब बढ़िया है यार, कृष्ण की कृपा है। बोलो पढ़ूं आगे? चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, लीगल सर्विसेज मतलब एडवाइस और इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। सर लीगल के कुछ क्वेश्चन भी हैं क्या? हाँ है ना। कहाँ गया भाई, कहाँ गया लीगल का क्वेश्चन? नहीं, लीगल का क्वेश्चन इस चैप्टर में तो नहीं है। चलो ये वाला क्वेश्चन करके बताओ ना, 12th वाला। कल की चीजें ध्यान है आपको? कल की चीजें ध्यान है कि भूल गए? याद है? चलो देखो फटाफट से 12th वाला क्वेश्चन देखो। वो कल हमने देखा था ना, इकोनॉमिकली ऑपरेटेड व्हीकल और वो सब। हाँ भाई, बैरिस्टर बाबू और लॉयर पे नहीं लगेगा, पता है। हाँ, बैरिस्टर बाबू और लॉयर पे नहीं लगेगा आशुतोष जी। A state transport undertaking has hired a motor vehicle meant to carry 8 से लेकर 10 पैसेंजर फ्रॉम फास्ट कैब। सर हमने वो देखा था ना, मोर देन 12 पैसेंजर, तो यहाँ पे मोर देन 12 पैसेंजर्स ना, यहाँ पे कितना है? 8 से 10 पैसेंजर, तो सर दिस इज लाइबल टू जीएसटी। उसके बाद एसटी लिमिटेड हैज गिवन 5 trucks to T2 Transporter of Delhi, a goods transport agency for transporting the goods in central and west Delhi. The hiring charges for truck are 7,500 per truck। अच्छा एक चीज याद रखना, कल बताई नहीं थी, कोई भी ट्रक अगर हम जीटीए को देते हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, कोई भी ट्रक किसको दिया? जीटीए को, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, तो उसके ऊपर भी जीएसटी की बात नहीं होती। लॉजिकल है, जीटीए खुद अपना टैक्स आरसीएम में पे करवाता है दूसरे से। याद है मैंने जब आपको जीटीए पढ़ाया था, मैंने आपको कहा था कि बेटा इसमें आरसीएम का भी लफड़ा आएगा,
तो यार अगर मैं मेरी ट्रक जीटीए को दे रहा हूँ, मैं जीटीए को बोल रहा हूँ जीटीए तुम टैक्स पे करो, जीटीए बोलेगा भाई हमारा खुद का टैक्स कोई दूसरा पे करता है, हम तुम्हारा टैक्स कहां से पे करें। तो जब भी मैंने कोई भी गाड़ी किसको दी, जीटीए को दी। अच्छा याद रखना ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की गाड़ी दी है, तो अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की गाड़ी जीटीए को दी तो उसके ऊपर भी जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं होती। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? बस हाँ चलो यार ये बताओ पाटिल एंड एसोसिएट्स का क्वेश्चन। अनिकेत भैया, ओम भैया को बोला ना पानी की बोतल दे। हाँ बेटा, नहीं वो तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा, रियल लाइफ में ऐसे पता रखता है अगर आप कुछ टाइम तक हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करके आए हो तो आपको एक डेजिग्नेशन मिलता है सीनियर एडवोकेट का, और जिसको सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन मिलता है तो वो फिर अपने नेम बोर्ड पे लगाता है कि आई एम द सीनियर एडवोकेट। क्वेश्चन में तो लिखा रहेगा, रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। रियल लाइफ में जब तक आपको कोर्ट सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन नहीं दे देता तब तक आपको सीनियर एडवोकेट का नहीं पता रहेगा। ठीक है, हमेशा याद रखना जब भी मैं जीएसटी पढ़ाता हूं ना तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि किताबों से पढ़ाया। ये सीनियर एडवोकेट, मैंने फोन लगाया था उस दिन ओझा सर को, बोला ओझा सर यार हमारे जीएसटी में कंसेप्ट है सीनियर एडवोकेट, बताओ तो ये क्या होता है। 10 मिनट तक उन्होंने बताया, वो तो एडवोकेट है। उन्होंने फिर मेरे को बताया कि देखो साहिल सर ऐसा होता है। मैंने बोला आप कौन हो? फिर बोले मैं अभी जूनियर हूँ। बोले क्या होता है ना, हम जैसे ही 5 से 10 साल तक प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हम जैसे ही प्रैक्टिस करते हैं हमको कोर्ट डेजिग्नेशन दे देती है कि आज से आप क्या हो जाओगे, सीनियर एडवोकेट। तो रियल लाइफ में वो फिर बोर्ड पे लगाना रहता है। ठीक है, जैसे वी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स राइट, एफसीए, एसीए, ठीक है, फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट और एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट। एग्जाम में तो आपको क्वेश्चन में देगा वो कि सीनियर है या जूनियर। सर सबसे पहला पार्टिल एंड एसोसिएट इज अ पार्टनरशिप फर्म, क्या दे रहे हैं भाई ये, लीगल सर्विसेज रिलेटिंग टू कॉर्पोरेट अफेयर्स। तुम्हारे अफेयर्स नहीं बेटा, कॉर्पोरेट अफेयर्स, पता नहीं कहां चले जाते हो तुम। लीगल कंसल्टेंसी एंड रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज। सर क्या क्या सर्विसेज दी, तो सबसे पहले क्या, कंपनी का अपील मैटर विच इज एन अनरजिस्टर्ड। बहुत बढ़िया सर, अगर हमारा अनरजिस्टर्ड है तो भूल जाओ, तो ये अनरजिस्टर्ड है जिसका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10 20 40 तक है, तो भाई इधर कोई जीएसटी वीएसटी की बात। असिस्टेड एडवोकेट धीरज फॉर अ लीगल मैटर रिलेटिंग टू क्रिमिनल। सर अगर एक एडवोकेट दूसरे एडवोकेट को सर्विसेज दे रहा है तो भी वो क्या हो जाएगा, एग्जाम। एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना सीनियर है या जूनियर है, वो सिर्फ साहिल सर का ज्ञान है, वो एग्जाम में कभी पूछेगा नहीं। एग्जाम का बेसिक मतलब क्या होता है, एक एडवोकेट ने दूसरे एडवोकेट को सर्विसेज दी, दैट इज ऑलवेज ऑलवेज एग्जाम। हम पेपर नहीं बना रहे, हम बनाए तो बताएं कि पेपर का लेवल क्या सेट हो सकता है। ठीक है, थर्ड लीगल कंसल्टेंसी सर्विसेज, ओहो फॉर पर्सनल रिलेटेड मैटर। तो भाई डाइवोर्स का मामला है, तो डाइवोर्स के मामला है तो भाई छोड़ दो इसको भी, क्या कर दो यार एग्जाम। और प्रोवाइडेड लीगल एडवाइस टू स्टेट गवर्नमेंट ऑन एन ऑफिशियल मैटर। तो सर अगर गवर्नमेंट को सर्विसेज दी तो भी हमारा क्या रहता है, एग्जाम्प्ट रहता है। तो यार चारों केसेस में क्या है हमारा, एग्जाम्प्ट। शायद हमने वहां पे गवर्नमेंट लिखना भूल गए थे, या गवर्नमेंट नहीं लिखा क्या हमने, तो यहाँ गवर्नमेंट भी लिख दो यार। एक और है यहाँ पे कौन, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने तो रजिस्ट्रेशन लिया नहीं है तो गवर्नमेंट काहे को टैक्स पे करेगी। बेटा प्रिंस तुम कभी क्लास में तो आओ, तुमको फिर सजा देंगे। ऑनलाइन बैठ के बोलना बहुत आसान है, सर इसको ये सजा दो, आज ये गाना गवाओ। तुम अभी आओ क्लास में बेटा। ये प्रिंस बहुत बेकार इंसान है, ये मेरे को सजाएं बता रहा है कि सर आज ये सजा दो, आज ये सजा दो। आकाश को चिकनी चमेली पे नचवा दो। वैभव तो क्लास ही नहीं आ रहा है। वैभव ने बोला सर ऑनलाइन ही मजे लूंगा मैं। हाँ ये लॉलीपॉप लगा लूं, अच्छा वो तू लगा ले जब लिपस्टिक। चलो बढ़े आगे, चलो आ जाओ। इसके बाद बहुत सिंपल सा एग्जाम्शन, बिजनेस एग्जीबिशन। तो बिजनेस एग्जीबिशन का सिंपल सा एग्जाम्शन यही कहता है कि अगर आप कोई भी एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया कर रहे हो तो यार उसको प्रमोट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए।
तो बहुत सारी एसोसिएशंस बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल उस भाई की जूते की दुकान है, ठीक है, भाई दिखा रहा है यार जूता ले लो, मेरा जूता टूटेगा नहीं, बढ़िया जूता है। हमने बोला ठीक है, क्या नाम है आपकी दुकान का? आयुष, आयुष जूते वाला, ठीक है। तो आयुष जूता वाला, इतनी शानदार इसकी शॉप है। गवर्नमेंट ने आयुष जूते वाले को बोला यार, क्या सरनेम इसका, आयुष मोची, अच्छा मोदी। तो आयुष मोदी जूते वाला है, भाई स्क्रीन कहाँ गायब कर दी, ठीक है। तो अब सुनो ना ध्यान से, आयुष जूते वाला है जो है ना, इसने क्या बोला कि यार मेरा सपना है कि मैं बाहर जूते बेचूं, मेरे जूते देश के बाहर भी जाए, अमेरिका के फिरंगी लोग भी मेरे जूते पहने और मेलोडी मैडम भी मेरे जूते चप्पल ही पहने। बहुत ऐसा ऐसा जुनून है कि यार जूते तो बाहर भेजेंगे। हमने बोला आयुष तुम ये काम अकेले कैसे करोगे? तो आयुष ने बोला हाँ हाँ ये तो बहुत दिक्कत है, मैं ये काम कैसे करूंगा, मेरे को तो सिर्फ जूता बनाने आता है। तो बेटा आयुष की मदद करने के लिए बहुत सारे एसोसिएशंस रहते हैं, जो आयुष जैसे छोटे लोगों की क्या करते हैं, मदद करते हैं। क्या मदद करते हैं कि भाई आयुष का जूता बिकवा के रहेंगे कहाँ, इंडिया के बाहर। अब सर एक बात बताओ, इंडिया के बाहर ये शॉप थोड़ी खोलेगा, तो बेटा इंडिया के बाहर बहुत सारे एग्जीबिशंस लगते हैं। तो जब इंडिया के बाहर, भाई स्क्रीन क्यों गायब कर रहे हो, तो जब इंडिया के बाहर बहुत सारे एग्जीबिशंस लगते हैं, तो उस केस में क्या होगा, कौन सर्विसेज दे रहा है, ये एसोसिएशन सर्विसेज दे रहा है किसको, आयुष जूते वाले को। अब ये याद रखना कि भाई एग्जीबिशन कहाँ हो रहा है, आउटसाइड। तो ये जो पैसे वैसे लेंगे इसके ऊपर कोई जीएसटी की बात नहीं होगी। पर सर फॉर सपोज करो अपना ये सरोजनी मार्केट दिल्ली में, वहां पे इसका जूता बिकवा रहे हैं, तो भाई अगर सरोजनी मार्केट दिल्ली में जूता बिकवाने की इसको सर्विसेज दे रहे हैं, एग्जीबिशन इंडिया में लगा है, तो अगर इंडिया में एग्जीबिशन लगा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। अपन करते हैं, रुक जाओ, है ना, थोड़ा सा रुक जाओ, ये लो, इतनी देर से तो ब्लिंक नहीं मार रहा था। बताओ। हाँ भाई अभिषेक, मेलोडी के लिए मोदी जी तय करेंगे, क्यों मेलोडी शादीशुदा है, डाइवोर्स है, तो कराओ बात मोदी जी की, पक्का, पक्का। और मारी तो, चलो बिजनेस एग्जीबिशन में हमने क्या देखा सर, सर्विसेज बाय ऑर्गेनाइजर फुटवेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, किसको दे रहे हैं, फुटवेयर मैन्युफैक्चरर, तो ये एसोसिएशन आयुष जूता वाले को सर्विसेज दे रही है। बस एग्जीबिशन कहाँ हो रहा है, इंडिया के बाहर, तो इसके ऊपर भी कोई जीएसटी की बातें नहीं होगी। इसी के साथ हमारे एग्जामिशन की जो भी बातें सी जीएसटी एक्ट में लिखी थी वो सारी बातें खत्म होती है। एग्जामिशन चैप्टर आपके जीएसटी का सबसे बड़ा चैप्टर है। एग्जेंशन चैप्टर के बाद एक और चैप्टर आएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट, बस ये दो चैप्टर हैं सबसे बड़े। उसके बाद जीएसटी बहुत हलवा पूरी जैसा है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सड़ा सा लॉ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। एग्जामिशन चैप्टर लोगों को बड़ा टफ लगता है, कुछ इसमें ऐसा टफ जैसा कुछ है नहीं, जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे हमको याद भी हो जाता है, क्योंकि जैसे ही हॉस्पिटल बोलते हैं तो कहानी याद आती है, एजुकेशन याद आता है। फिर आपको ये भी याद होगा कि भाई कंसिडरेशन कितना रहता है परफॉर्मेंस इन फोक और क्लासिकल आर्ट, 1.5 लाख बस, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी एग्जामिशन का कोई भी आंसर लिखो, ठीक है, कोई भी आंसर लिखो, तो आप हमेशा ऐसे शुरू करोगे, एज पर एग्जामिशन नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 issued under section 11 of CGST Act 2017। कोई भी एग्जामिशन का पॉइंट लिखना हो ये जरूर जरूर चिपका के आना, इसे बोलेंगे हैशटैग साहिल सर हैक, ठीक है। कभी भी
सर ये हमको याद रखना पड़ेगा नोटिफिकेशन नंबर? हाँ बेटा याद रखना पड़ेगा, बस यही याद रखना है एज पर एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन नंबर 12 2017 इश्यूड अंडर सेक्शन 11 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। जितना भी आ जाए एग्जामिनेशन के सारे क्वेश्चन में आप ऐसा ही लिख के आओगे। इससे दो फायदे हो जाएंगे, एक तो एग्जामिनर को ये शक नहीं होगा कि आपको सेक्शन याद नहीं है, क्योंकि अब एग्जामिनर को लगेगा इसको तो नोटिफिकेशन नंबर भी आता है, पर बात यह है कि नोटिफिकेशन नंबर सिर्फ इसी चैप्टर का आता है, बाकी किसी चैप्टर का नहीं आता है। पर वो एग्जामिनर को थोड़ी पता है, इस चैप्टर का लिख दिया तो एग्जामिनर को लगेगा भाई साहब इसको तो क्या आता है, नोटिफिकेशन नंबर भी आता है। तो जो दूसरा बच्चा आंसर लिखेगा ना, आपकी कॉपी ऑल टुगेदर ज्यादा शाइन करेगी। ठीक है, तो जब भी एग्जामिनेशन का कोई सा भी आंसर है, कैसे शुरुआत करोगे? एज पर एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन नंबर 12 2017 इश्यूड अंडर सेक्शन 11 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? सर कुछ कुछ एग्जामिनेशन राजा आईजीएसटी एक्ट के भी है। सर कौन से एग्जामिनेशन है? तो पहला एग्जामिनेशन है हमारा इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। वेरी सिंपल, अगर सप्लायर इंडिया के बाहर है, रेसिपेंट इंडिया में, सप्लायर का इंडिया के बाहर, रेसिपेंट का इंडिया में, और रेसिपेंट ये सारी कैटेगरीज में है, गवर्नमेंट है, इंडिविजुअल है, पर्सनल यूज के लिए सर्विसेज ले रहा है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, आरबीआई है, एम्बेसी है, यूनाइटेड नेशन है, एससीजेड है, तो ये सारी यूनिट्स क्या है? एग्जेम्प्ट। पर ओइडार इज टैक्सेबल। ओइडार इज व्हाट? टैक्सेबल। ओइडार बोले तो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विस। सर अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, हॉट स्टार, बस यही है ना? और भी है क्या? बहुत सारे है ना, और भी है ओइडार। और एक और चीज ऑनलाइन गेमिंग, ये क्या है हमारे? टैक्सेबल। सर ऑनलाइन गेमिंग में इंपोर्ट है क्या? हाँ, इतने सारे गेम्स रहते हैं। एक गेम है, प्लीज घर जाके खेलना मत, आपको बोलूंगा तो खेलना शुरू हो जाओगे। मैंने बताया ये, हाँ ये मैंने रिवीजन में बताया था, प्लीज इसको खेलना, अपने रिस्क पे खेलना जिसको खेलना है। एक गेम है क्या? एविएटर। सर ये क्या है एविएटर? दमन, दमन मालूम है आपको? दमन है ना, दमन एंड दीव। दमन गेम्स करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो दमन गेम्स है ना, ये गेम खिलाती है क्या? एविएटर। शानदार सा गेम है एविएटर। सर आपको कैसे मालूम? हेलीकॉप्टर वाला। ठीक है, तो ये हेलीकॉप्टर वाला गेम, मैं जब जिम जा रहा था तो एक स्टूडेंट मेरा जिम में था, तो उसने मेरे को बताया। एक तो आजकल जिम जाऊं तो स्टूडेंट मिल जाए तो और दिक्कत है, अपन से साला एक्सरसाइज हो नहीं रही है। वो उठा रहे 40 60 किलो, अपन उठा रहे 10 किलो 20 किलो, हम उसको देख रहे हैं, वो मेरे को देख रहा है। तो आजकल मेरे को ये देखना पड़ता है कि कौन से टाइम पे जिम जाओ। भाई वो एक्सरसाइज ऐसी भारी भारी कर रहे हैं ना यार, वो वजन भी उठा रहे हैं तो बिल्कुल 60 किलो 80 किलो, क्योंकि वो आए 2-3 साल से, अपन 4-5 साल से तो पढ़ाई कर रहे थे, सीए की पढ़ाई कर रहे थे, उसके बाद अपन गए तो अपने को लगता है भाई पहले तुम कर लो फिर बाद में। तो उसने गेम बताया क्या? एविएटर। इसमें गेम ऐसा शानदार है, चिड़िया उड़ती है हवा में। ठीक है, पर सपोज करो मैंने 100 रुपए गेम में लगाए, अब चिड़िया उड़ेगी हवा में, हवा में उड़ रही चिड़िया, आपके 100 रुपए के बनेंगे 110, 120, 150, 180, 200। आपको पॉज का बटन क्लिक करना है, अगर आपने पॉज का बटन क्लिक कर लिया तो 200 रुपए आपके। और अगर 100 रुपए हैं, 150, 200, आपको लगा थोड़ा सा और पेशेंस रखते हैं, कहीं 200 का 400 भी हो जाए, और आपने आगे आगे गया और आपने पॉज का बटन क्लिक नहीं करा, तो वो जो 100 रुपए वो क्या हो जाएंगे? 0, खत्म। ये है गेम कौन सा? एविएटर। सर हाँ मैंने खेला था, मैंने 100 रुपए के इसमें 800 रुपए बनाए थे। अब क्या हुआ, मेरे बैंक अकाउंट में थोड़े अच्छे खासे पैसे पड़े रहते हैं, तो मेरे को डर लग रहा था विड्रॉ करने में, तो मैंने बोला छोड़ो अब क्या कर सकते, तो मैंने पूरे 800 के 0 कर दिए। ठीक है, तो मैंने 5 मिनट में करे थे 100 रुपए से 800 रुपए। ठीक है, तुम अपने अपने रिस्क पे खेलना, मेरा नाम मत लेना कि सर क्या क्या सिखा के जाते हो। तो यार ये एविएटर, दमन गेम्स, ऑनलाइन गेमिंग, ये जो ऑनलाइन गेमिंग का इंपोर्ट हो रहा है,
क्या इस पे जीएसटी लगेगा? हाँ राजा, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। तो अभी मेरे पास अमेजॉन प्राइम का भी सब्सक्रिप्शन है, नेटफ्लिक्स का है या नहीं देखना पड़ेगा। तो जब भी मेरे हर 3 महीने में पैसे कट जाते हैं, तो जैसे ही कटते हैं तो क्या सिर्फ पैसे कटते के साथ में जीएसटी? साथ में जीएसटी। जैसे मैं अपने एप्पल में आई क्लाउड की सर्विसेज लेता हूँ, आई क्लाउड का थोड़ा सा स्टोरेज मिलता है, तो वो 75 रुपीज लेते हैं। अच्छा, 75 प्लस जीएसटी, आई बात समझ में? तो ये जो भी ओइडार की सर्विसेज है, ऑनलाइन गेमिंग की सर्विसेज है, यहाँ पे जीएसटी की बातें होगी। ऑल्दो ये भी क्या है, हमारा इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अपने अपने रिस्क पे ऑनलाइन गेमिंग खेले, मेरा नाम मार्केट में खराब ना करे। मालूम पड़े आज तुम गए घर पे गूगल पे शुरू हो गए ऑनलाइन गेमिंग, मालूम पड़े 100 रुपए 1000 रुपए, और किसी ने एविएटर, पक्का मालूम है एविएटर घर जाके लोग ट्राई तो करेंगे, किसी ने यहीं पे क्लास में शुरू कर दिया दमन एविएटर। वाह, ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? ठीक है, चलो। क्या भाई अभिषेक शादी के बाद भी जिम जाएंगे? चलो इसके बाद सुनो ध्यान से। सर सप्लायर इंडिया के बाहर है, रेसिपेंट भी इंडिया के बाहर है। अभी समझो ध्यान से, सप्लायर कहाँ है? इंडिया के बाहर। रेसिपेंट भी कहाँ है? इंडिया के बाहर। सप्लायर इंडिया के बाहर, रेसिपेंट भी इंडिया के बाहर। पर सर ये जो आपकी शिपिंग कंपनी है वो इंडिया की है, शिपिंग कंपनी कहाँ की है? इंडिया की। तो पहले इधर बहुत सारे केस लॉस हुआ करते थे, अब सब केस लॉस हट गए हैं, और ऐसा कहा है कि जो भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में भले सप्लायर इंडिया के बाहर है, रेसिपेंट भी इंडिया के बाहर है, पर जो शिपिंग कंपनी है वो कहाँ की है? इंडिया की। और गुड्स कहाँ पे उतर रहे हैं? तो गुड्स उतर रहे हैं हमारे कहाँ पे? इंडिया। तो अब से ये हो गई है क्या? टैक्सेबल। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू इंडिया इज नाउ टैक्सेबल। ठीक है, वो जो फ्रेट है, वो जो भाड़ा है, उसके ऊपर आपको जीएसटी देना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे पहले केसेस होते थे, एक मोहित मिनरल्स का केस था, और भी सुप्रीम कोर्ट में केस गए, अब सारे केस नल एंड वॉइड हो गए। बस अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी हमारा फ्रेट है, जो भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन है, उसके ऊपर भी जीएसटी की बातें होगी। सर फिर हमने एक और पढ़ा था वो फॉरेन टूरिस्ट का, याद है आपको? फॉरेन टूरिस्ट की बिल भूल गए? अरे मेलोडी को कैसे भूल सकते हैं? कितना था सर फॉरेन टूरिस्ट में? अगर आधा टूर इंडिया में, आधा टूर फॉरेन में, तो सर हमको क्या करना था? 50% ऑफ एंटायर कंसिडरेशन, और टूर आउटसाइड द इंडिया विच एवर इज लोअर, उसका हमको देना था क्या? एग्जम्पशन। ठीक है, अच्छा याद रखना बात किसकी थी? फॉरेन टूरिस्ट। और सपोज करो फॉरेन टूरिस्ट ने बोला मेरे को इंडिया में घूमना ही नहीं है, तुम्हारे इंडिया में रखा ही क्या है? तो उसने बोला ठीक है भाई, आप पूरा कहाँ घूम लो? इंडिया के बाहर। अगर फॉरेन टूरिस्ट पूरा इंडिया के बाहर घूम रहा है, तो हम उसके ऊपर कोई जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं करेंगे। दैट इज ऑलरेडी व्हाट? एग्जेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना, फॉरेन टूरिस्ट क्या इंडिया में घूम रहा है? राजा अगर थोड़ा सा भी पोर्शन इंडिया में घूमेगा तो वो फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा वाला? वो 50% वाला और बाहर घूमने वाला। यहाँ पे फॉरेनर कहाँ घूम रहा है? यहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट पूरा का पूरा टूर कहाँ है? आउटसाइड इंडिया। तो क्या हम उससे जीएसटी लेंगे? हम उससे फिर कोई भी जीएसटी की बातें नहीं करेंगे। हाँ बोलो। अरे राजा बेटा, इंडियन टूर ऑपरेटर है, टिकट तो इंडिया टूर ऑपरेटर। भाई इसका डाउट इतना माशाल्लाह, इसने बोला सर फॉरेन टूरिस्ट है, फॉरेन में ही टूर ऑपरेटर है, फॉरेन की टिकट कर रहे तो अरे उसकी बात थोड़ी कर रहे हैं बेटा। तो भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती। इधर सुनो, इंडियन टूर ऑपरेटर है ना? इंडियन टूर ऑपरेटर, मैं इंडिया में बैठा हूँ, टूट करने वाला कहाँ बैठा है? इंडिया में बैठा। अच्छा ये क्वेश्चन वहां पूछ लिया, मालूम पड़ा एग्जाम में ऐसा चमकता तो यार इंडियन टूर ऑपरेटर है। ठीक है सर, एक बात बताओ भाई, फॉरेन टूर ऑपरेटर है तो हम क्या करें? अरे जब फॉरेन वाला है, फॉरेन टूरिस्ट को दे रहा है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बोलो बात क्लियर है? तो टूर ऑपरेटर बेटा कौन है? इंडियन। ठीक है, बताओ। इसके बाद ब्रांच ऑफिस, हेड ऑफिस, किसी ब्रांच ऑफिस हेड ऑफिस अपनी ही ब्रांच ऑफिस को सर्विसेज दे रही है जो इंडिया के बाहर लोकेटेड है। तो एक ब्रांच ऑफिस यहाँ पे, दूसरी ब्रांच ऑफिस बाहर,
इंडिया के बाहर है, अगर हम यहाँ से उनको सर्विसेज दे रहे हैं तो इसके ऊपर भी कोई जीएसटी की बात नहीं होगी। अब एक चीज याद रखना, सब इधर ध्यान देना, अपन ने स्केड्यूल 3 पढ़ा था। स्केड्यूल 3 में टोटल कितनी एक्टिविटी है? 6। रियल में स्केड्यूल 3 में टोटल 8 एक्टिविटी। कितनी है? 8। सर 2 एक्टिविटी हमको क्यों नहीं पढ़ाई? क्योंकि उनको लगता है कि 2 एक्टिविटी में सीए इंटर वाले थोड़ा सा ओवर हो जाएगा, पर कोई दिक्कत नहीं। 2 एक्टिविटी में से मैं आपको एक बता देता हूं। सपोज करो राम इंडिया में, राम का है इंडिया, राम क्या कर रहे हैं ना, एक है यूएस में और एक है चाइना में। राम यूएसए और चाइना वालों को मिला रहे। राम का है इंडिया में, राम किसको मिला रहा है? यूएसए और चाइना। गुड्स इंडिया में नहीं आ रहे, गुड्स इंडिया में आ ही नहीं रहे, बस राम बैठा है इंडिया में, राम बोल रहा है हेलो यस यूएस पीपल काइंडली डू वन थिंग, ट्रांसपोर्ट ऑल द गुड्स टू द चाइना। चाइना वाले बोल रहे हैं ठीक है डन। बस राम को क्या मिल रहा है? राम को यहां पे क्या मिल रहा है? कमीशन। राजा पहले तो एक बात बताओ, क्या ये स्केड्यूल 3 में कवर्ड है? हाँ ये स्केड्यूल 3 में कवर्ड है, पर आपके कोर्स में नहीं है। इसको बोलते हैं मर्चेंट एक्सपोर्ट। क्या बोलते हैं इसको हम? मर्चेंट एक्सपोर्ट। कि हम तो इंडिया में बैठे हैं और हमने इंडिया में बैठे बैठे ही क्या करवा दिया? 2 जनों की डीलिंग करा दी, 2 जनों का ट्रांजैक्शन करा दिया, एक यूएसए में और एक चाइना में। सर इसमें ये जो इंडिया के बच्चे को कमीशन वमीशन मिलेगा, इस कमीशन पे भी कोई जीएसटी की बात नहीं होगी। आया समझ में? क्या इंडिया में गुड्स आ रहे हैं, गुड्स इंडिया में टच भी नहीं हो रहे, गुड्स तो डायरेक्ट कहां से कहां जा रहे हैं? यूएसए से चाइना। बस आपको कुछ कुछ प्रूफ देने पड़ेंगे, बिल ऑफ लीडिंग और कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा लीडिंग इज नोन एज लोडिंग, लोडिंग का ही पास फॉर्म होता है क्या? लीडिंग। ठीक है, तो आपको ये तो देने पड़ेंगे ना डॉक्यूमेंट, क्योंकि ये तो प्रूफ होना चाहिए ना कि गुड्स कहां उतर चुके हैं? चाइना में उतर चुके हैं। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? अब सर एक सर्कुलर आया सड़ा सा, ऑन ऑनरेरियम पेड टू गेस्ट एंकर। सर ये ऑनरेरियम क्या होता है? याद है सीए फाइनल का हम क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें लिखा हुआ था ऑनरेरियम। तो ऑनरेरियम सिंपल सा कुछ नहीं होता, ये क्या होता है ना, बड़े बड़े लोग सिर्फ अपना मुंह दिखाने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अरिजीत सिंह, ठीक है, नेहा कक्कड़ को कुछ आता तो है नहीं, चलो ठीक है, अरिजीत सिंह को बुलाया इंडियन आइडल में, इंडियन आइडल शो चलता है ना, तो इंडियन आइडल में हमने बुलाया किसको? अरिजीत। हमने बोला अरिजीत जी आओ, अरिजीत ने बोला भाई मैं जज बज नहीं करूंगा, ये फोकट काम मेरे से नहीं होते हैं, वो तुम नेहू से कराओ, नेहा कक्कड़ से कराओ। अरिजीत ने बोला चलो ठीक है, तुम इतना फोर्स कर रहे हो तो मैं क्या बन के आ जाता हूं? यस, ठीक है। अब अरिजीत में भी थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट होता है ना, अरिजीत या तो सामने से पैसे मांग लेगा या तो नहीं भी मांगेगा। अगर अरिजीत सामने से पैसा नहीं मांग रहा है, इसका मतलब क्या पैसा नहीं दोगे उसको? सर कुछ गिफ्ट विफ्ट तो दोगे ना, कुछ तो खर्चा दोगे ना, कुछ तो थोड़ा बहुत तो दोगे, उसी कुछ को क्या बोलते हैं हम? सर ये ऑनरेरियम पे जीएसटी की बात करें या नहीं करें? सर ऐसा कोई एग्जेम्पशन बढ़ा क्या तुमने? नहीं, तो सिंपल ऑनरेरियम पे क्या जीएसटी की बात होगी? हाँ सर ऑनरेरियम पे जीएसटी की बात होगी। बताओ अरिजीत और इंडियन आइडल में कौन सप्लायर और कौन रेसिपिएंट? सर अरिजीत को पैसा मिल रहा है तो अरिजीत हो गया सप्लायर, इंडियन आइडल हो गया रेसिपिएंट। अगर हमारे अरिजीत बाबू का टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा जाएगा, क्योंकि सर्विसेज है, तो क्या अरिजीत बाबू को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? हाँ। और क्या इस ऑनरेरियम पे जीएसटी भी देना पड़ेगा? हाँ। ठीक है, तो यार देखो ना यार, सर अगर कोई भी अजीबो गरीब एग्जम्पशन आ जाए तो ये जो हमने एग्जम्पशन पढ़ी है बस ये ही एग्जम्प्ट है, इसको छोड़ के सारी की सारी चीजें क्या है? टैक्सेबल है। ठीक है, तो यार सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज आर टैक्सेबल अनलेस एग्जेम्प्ट और डिक्लेयर्ड एज नाइदर ए सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर अ सप्लाई ऑफ सर्विस, जो हमने कहा देखा था? शेड्यूल नंबर 3 में।
तो क्या ऑनरेरियम पे जीएसटी लगेगा? हाँ सर, ऑनरेरियम पे जीएसटी लगेगा, पर अगर 10 लाख 20 लाख से ज्यादा टर्नओवर होगा तो ही जाके वो रजिस्ट्रेशन लेगा। सर हमने एक वो 75% वाली बात पढ़ी थी, याद है? कि अगर ट्रेनिंग का खर्चा 75% या उससे ज्यादा गवर्नमेंट कर लेती है तो एग्जाम। तो कुछ कुछ सर्कुलर आए हैं फॉर क्लैरिफिकेशन। पहला, कोचिंग सप्लाइड बाय कोचिंग इंस्टीट्यूशन एंड एनजीओ अंडर स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स विथ डिसएबिलिटीज। सर ये क्या है बेटा? क्या होता है ना, पेस को ही बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट आते हैं। जो आप पढ़ रहे हो ना, आपके साथ पिछली बैच में सुपर 50 के बच्चे पढ़ते थे। सुपर 50 बहुत शानदार सा प्रोग्राम है गवर्नमेंट का। अब सुपर 50 में क्या होता है ना, पेस को अच्छा खासा पैसा मिलता है क्योंकि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या हुआ ना, सुपर 50 का सारा जो फीस है, पेस नहीं चार्ज करता है। सारा फीस कौन पे करता है? गवर्नमेंट। क्या सुपर 50 वाले बच्चों से जो फीस ले रहे हैं उस पे जीएसटी की बात होगी? नहीं होगी, क्योंकि सारा फीस ही कौन पे कर रहा है? गवर्नमेंट। और हमने तो देखा था कि सर अगर 75% या उससे ज्यादा खर्चा गवर्नमेंट करती है तो दैट इज ऑलवेज ऑलवेज एग्जेम्प्ट। अच्छा, यहाँ पे भी ऐसा ही है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो बच्चों को क्या दे रहे हैं? स्कॉलरशिप। भाई हमारा मंत्रा एक ही है, क्या 75% या उससे ज्यादा खर्चा गवर्नमेंट ने करा है? अगर 75% या उससे ज्यादा खर्चा गवर्नमेंट ने करा है तो कर दो आप क्या? एग्जिम। और अगर गवर्नमेंट ने नहीं करा है तो क्या कर दो आप? टैक्सेबल। कल को सपोज करो प्रेरक सर को एक गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट आया। अब गवर्नमेंट ने बोला देखो हमारे यहाँ कुछ कुछ स्पेशली एबल्ड लोग हैं, कुछ कुछ उनको ऐसी डिसेबिलिटीज है, तो अब प्रेरक सर आप पढ़ाओगे क्या? तो प्रेरक सर ने बोल दिया देखो पैसे के लिए पढ़ाता हूं, पैसा दोगे तो पढ़ा दूंगा। प्रेरक सर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, पैसे के लिए पढ़ाता हूं, पैसा दोगे तो पढ़ाऊंगा। तो गवर्नमेंट ने बोला अरे उसकी चिंता मत करो, पैसा हम आपको देते। पूरा पैसा कौन दे रहा है? गवर्नमेंट। ठीक है, क्या इस पे जीएसटी की बात होगी? कोई, अरे यार गवर्नमेंट ही खुद पैसा दे रही है, गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है, तो इस पे कोई पैसे वैसे की बात नहीं होगी। पर कल को प्रेरक सर बोले यार बहुत पैसा कमा लिया जिंदगी में, एक काम करो 50% आप बियर करो, 50% मैं बियर करता हूँ। 50% आप बियर करो, 50% मैं बियर करता हूँ। क्या सर अब जीएसटी की बात होगी? हाँ राजा, अब जीएसटी की बात होगी, क्योंकि यार यहाँ पे गवर्नमेंट का खर्चा कितना होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, फिर हमने वो टोल प्लाजा, सर टोल बोले तो नो जीएसटी, फिर भले आप गाड़ी भर भर के लेके जा रहे हो, उसमें दुगना लगे, चौगुना लगे, 6 गुना लगे, कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। और फिर लास्ट, रेंटिंग ऑफ व्हीकल टू स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग एंड लोकल अथॉरिटीज। ये हमने ऑलरेडी कल देखा था कि सर अगर 12+ पैसेंजर्स की गाड़ी आपने दी किसको? स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को, और इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड व्हीकल आपने किसको दी? लोकल अथॉरिटीज को, तो उस केस में जीएसटी एग्जेम्प्ट है। सर ये क्लैरिफिकेशन क्यों आया? बस क्लैरिफिकेशन इसलिए आया कि अगर गाड़ी ये चला रहे, लोकल अथॉरिटीज और स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग वाले रूट डिसाइड कर रहे, तो क्या कोई मैटर करता है? कोई मैटर नहीं करता है। तो बस सिंपल सी बात है कि गिविंग ऑन हायर इंक्लूड्स रेंटिंग ऑफ व्हीकल। तो जहां पे हमने गाड़ी एसटीयू को दी, लोकल अथॉरिटीज को दी, ये एग्जेम्प्ट रहेगा। ये मैटर बिल्कुल भी नहीं करता कि गाड़ी का रूट कौन डिसाइड कर रहा है, गाड़ी का टाइमिंग कौन डिसाइड कर रहा है, क्या ये मैटर करेगा? नहीं सर, ये बिल्कुल, ये कतई भी मैटर नहीं करता। इनफैक्ट जितनी भी हमारे देश में सिटी बस चलती है, आई बस चलती है, उसका रूट वो ड्राइवर डिटरमाइन नहीं करता है, उसका रूट ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड रहता है। लास्ट वाला एग्जाम्पल में गवर्नमेंट अथॉरिटी और एंटिटी दोनों में एग्जेम्प्ट, भाई वो अलग है, ये अलग है। 2 मिनट रुक जाओ, ये 75% वाला पॉइंट अलग है, और वो जो था ना कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज वाला पॉइंट अलग है। यहाँ पे वो पॉइंट था कि कोई भी ट्रेनिंग हो रही है जिसका खर्चा
75% या उससे ज्यादा गवर्नमेंट उठा रही है। और वो जो था ना 25% वाला, वो ऐसा था कि अगर कोई भी इंडिविजुअल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी को कोई भी सर्विसेज दे रहा है जहां पे सर्विस का पोर्शन कितना है 75%। ठीक है, बोलो अभिषेक क्लियर है क्या? इसी के साथ आपका विशाल काया चैप्टर एग्जामिशन पूरा का पूरा खत्म होता है। ठीक है, अब आ जाओ किस पे, सजा। हाँ राजा। टोल बोले तो नो जीएसटी। जब भी हमारी गाड़ी टोल के आगे से जाती है तो हमको टोल भरना पड़ता है, तो टोल पे कोई जीएसटी नहीं लगता है। एक और चीज, अगर मेरी गाड़ी में बहुत ज्यादा लोड है, तो बहुत ज्यादा लोड है तो ज्यादा टोल लगेगा बेटा। तो अगर ज्यादा टोल लग रहा है तो भी कोई जीएसटी की बात नहीं होगी। अगर गाड़ी में फास्टैग नहीं है तो और एक्स्ट्रा टोल लगेगा तो भी कोई जीएसटी की बात नहीं। तो टोल बोले तो नो जीएसटी। चलो आकाश हो जाओ खड़े। आकाश, गौतम तुमको सजा मिली आज तक? तुम खड़े हो जाओ। हाँ, नहीं नहीं तुम नहीं, तुम बैठो बेटा। अरे क्या क्या खड़े हो जा बेटा, जा। कल नहीं खड़ी हुई थी ना ये, ठीक है। तुम खड़े, कल तुम खड़ी हुई थी? नहीं, हो जा बेटा। नहीं नहीं नहीं, जल्दी जल्दी जल्दी। थोड़ा सा पास पूछूंगा, ठीक है? पहले तुमसे सोचने का टाइम नहीं है, ठीक है? सोचने का टाइम नहीं है। 3 क्वेश्चन पूछूंगा, रैपिड फायर में बस बताना है एग्जेम्प्ट और नॉट एग्जेम्प्ट। रेडी? ठीक है, तुमसे। हाँ हाँ तुमसे। हाँ हाँ बेटा आपसे ही, चलो। रेडी स्टेडी गो। ऑनलाइन एजुकेशन जनरल टू इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट? बहुत बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन, हॉस्पिटल में रूम का चार्जेस 5,000 रुपए, टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट? तीसरा, हॉस्पिटल में खाना खाने गए और खाना खाने गए तो हमारे साथ जो हमारी मम्मी थी उनको भी खाना खाना था, तो हमने हॉस्पिटल से मंगवा के दिया, टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट? 3 क्वेश्चन, ठीक है? काय का इजी? होटल के रूम का चार्जेस है 1,000 रुपए, टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट? बस हो गया, हो गया, एक बकरा फंस गया। दूसरा, स्कूल वालों ने पेपर खरीदे, टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट? मैंने तुमसे पूछा ही नहीं है, मैंने मैडम से पूछा है। तुम्हारी बारी आएगी, सबके लेवल आएंगे। स्कूल वालों ने, मैं तुम्हें पहले एग्जाम्शन बता देता हूँ। हमने एक एग्जाम्शन पढ़ी थी कि स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट जो भी पेपर कंडक्ट कराते हैं उसके लिए बहुत सारी सर्विसेज लेते हैं। प्रिंटिंग की सर्विसेज लेते हैं, एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने की सर्विसेज लेते हैं। तो मैं तुमसे बोल रहा हूँ स्कूल वालों ने बाहर से पेपर खरीदे, एग्जम्प्ट और टैक्सेबल? बहुत बढ़िया। पेपर इज टैक्सेबल, पेपर इज अ गुड्स। बात चल रही है प्रिंटिंग सर्विसेज की, तो अगर स्कूल वाले पेपर खरीदते हैं, चलो दूसरा भी गया। आज आएगा ना मजा। अब 2 तो गए, एक तीसरा और। ठीक है, लाइब्रेरी गया मैं, ठीक है? और लाइब्रेरी में मुझे ऐसे पढ़ना था, ठीक है? लाइब्रेरी में कोई किताब विताब नहीं है, पर मेरे को लाइब्रेरी में पढ़ना था, तो टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट? हाँ बैठ जाओ। चलो भाई, सजा 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 सजा। एक बार और पूछ लो। नहीं, मौका तो एक बार ही है यार। अब आएगा ना बीड़ू मजा। अनिकेत भैया कोई सजा बोलो। सॉन्ग गाता है ये अच्छा। ये क्या अच्छा करती है बेटा, तुम इसके साथ रहते हो ना सारा दिन।
ये गाना गाती गाना। अरे तो क्या हो गया, जल्दी से, मैं फिर दूसरी सजा, दोनों में से कौन गाना गाएगा फटाफट से बता दो, वरना दूसरे। चलो आ जाओ बेटा, अब तो तुम आकाश गए। हाँ चलेगा, चलो विदाउट माइक चलेगा, गाओ। अरे थोड़ा तेज गाओ, थोड़ा तेज गाओ। चलो, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।